हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th साइंस का 17th चैप्टर जो है फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। तो जो फॉरेस्ट है वो हमारी लाइफ लाइन है। ये कैसे है इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, बूझो ही वॉज प्लेइंग विद इन हिज पार्क, और फिर वहाँ पे एक प्रोफेसर अहमद आते हैं जो साइंटिस्ट हैं एंड इज़ वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी। तो जो बच्चे हैं वहाँ पे खेलते हैं और फिर थोड़ी देर बाद प्रोफेसर अहमद के पास आके बैठ जाते हैं। तो और फिर वो जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर अहमद जो उन्होंने एक सेलिब्रेशन, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन अटेंड किया था, उसके बारे में वो उनसे पूछने लगते हैं। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि एक प्लान प्रपोज़ किया गया था, क्योंकि हमारे जो टाउन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, बेरोज़गारी हो गई है। तो हम वहाँ पे एक प्लान प्रपोज़ किया गया कि हम थोड़ा सा जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करके वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाएंगे। बट लोगों ने को ऑब्जेक्ट किया है, इस आइडिया को ऑब्जेक्ट किया है। तो फिर बच्चे जानना चाहते कि आखिर ऐसा क्यों। तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन नेचर। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अरे ये कैसे हो गया। तो प्रोफेसर अहमद को लगा कि बच्चे कभी फॉरेस्ट में नहीं गए हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, विल गो टू सम फॉरेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट डे वन संडे मॉर्निंग बच्चे तैयार हुए, उन्होंने अपना सामान वामान लिया और फिर वो निकल गए प्रोफेसर अहमद के साथ एक एक फॉरेस्ट की तरफ। ठीक है, नाउ अब देखिए क्या है, वहाँ पे जब वो वॉक कर रहे थे, जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक टीबू नाम का एक बच्चा मिला। ठीक है, वो उन्हीं की एज ग्रुप का था। तो वो क्या करने गया था, वहाँ पे अपने कैटल्स को हरी हरी घास खिलाने गया था, ग्रेजिंग के लिए, अपनी चाची की, अपनी आंटी के साथ। ठीक है, तो वो बहुत एजाइल था, इधर उधर भटक, मतलब बच्चे की तरह जैसे कूद फान करते रहते हैं उस तरह का बच्चा था वो। तो वो उसने क्या किया, उसने जब अपनी ही एज ग्रुप के बच्चों को देखा तो उनके साथ आके चलने लग गया, और उसकी जो आंटी हैं वो दूसरी तरफ चली गई। तो फिर वो कुछ टाइम बाद ये लोग एक फॉरेस्ट में एंटर किए, और टीबू रेज्ड हिज हैंड एंड सिग्नल्ड देम टू कीप क्वाइट बिकॉज नॉइज को डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो टीबू ने क्या किया, अपना जो है हाथ ऊपर किया और उन लोगों को बोला कि नहीं नहीं, शोर नहीं करो, एकदम चुप रहो, बिकॉज़ तुम लोगों के शोर की वजह से जो यहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, टीबू उसके बाद फिर टीबू ने दिखाया कि वो देखो ऊपर स्नो, ऊपर जो है पहाड़ों के ऊपर देखो। तो उन लोगों ने, बच्चों ने देखा, तो वो लोग कुछ देख ही नहीं पा रहे थे कि कहीं पे लैंड भी है। उनको लैंड ही नहीं दिख रहा था। उनको क्या दिख रहा था, डिफरेंट ट्री टॉप्स दैट फॉर्म्ड अ ग्रीन कवर ओवर द लैंड। ठीक है, हाउएवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। ठीक है, तो आपने भी अपने कहीं अगर आप घूमने गए हों या जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा ना, अगर पहाड़ वहाड़ रहते हैं और उस पर पेड़ उगे हुए हैं। ठीक है, स्नो कवर्ड माउंटेन की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ वो वाले पहाड़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा वो पूरा पूरा ग्रीन दिखता है। ठीक है, वहाँ पे ब्राउन सा मिट्टी वगैरह कहीं दिखती ही नहीं है ना। तो वही इसमें भी उन्होंने देखा। तो उन्होंने देखा जो फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट था वो बहुत पीसफुल था, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा थी, बच्चे बहुत खुश थे। ठीक है, तो जब वो लोग नीचे की तरफ आ रहे थे तो दे गॉट वेरी एक्साइटेड ऑन हियरिंग सडन साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। ठीक है, तो टीबू ने उन्हें बताया कि कोई नहीं, ये तो रिलैक्स करो, ये नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर है ना, तो जो मंकीज़ हैं वो क्या किए हैं, वो ट्रीज़ पे ऊपर चढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ बर्ड्स रहती हैं दे आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, और इसीलिए ये इस तरह से आवाज़ कर रहे हैं। और एनिमल्स दे ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। तो टीबू ने बताया कि यहाँ पे अंदर में जो डीप फॉरेस्ट है वहाँ पे बोर, बिसन, बजकाल, पोर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स, ये सब भी रहते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि बच्चों प्लीज़ आप लोग फॉरेस्ट के बहुत अंदर नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स रह रहे हैं तो इट विल बी डेंजरस। ठीक है, तो बोझो और पहेली को भी याद आया कि हाँ, उन्होंने क्लास 6 में पढ़ा था एग्जाम्पल हैबिटेट। ठीक है, फॉरेस्ट
को एज एन एग्जाम्पल पढ़ा था हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। तो उनको समझ में आया कि हाँ, एनिमल्स को होम देते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड होम टू मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ फॉरेस्ट एनिमल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए अलग अलग तरह के ट्रीज़ होते हैं। तो लैंड वेयर द चिल्ड्रन वो वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज़। तो टीबू जो था उसने उन लोगों को बहुत सारे ट्रीज़ के बारे में भी बताया, साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू, कचनार। ठीक है, तो इन सब के बारे में उसने उनको बताया। तो प्रोफेसर अहमद ने और भी बहुत सारे ट्रीज़ उन लोगों को दिखाया कि देखो यहाँ पे शर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं, हर्ब्स हैं, ग्रासेस हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट फ्लोर है उस और ट्रीज़ हैं वहाँ, दे आर कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास 6th में। ठीक है, तो क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज़, इन सब के बारे में सब डिटेल में है क्लास 6th की वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं। तो इन सब की वजह से ना इतना ज़्यादा वहाँ पे ग्रीन ग्रीन सब था कवरिंग कि सन वॉज barely विजिबल इनफ, you know, through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest। ठीक है, तो अब आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, ऑब्ज़र्व करना है वेरियस थिंग्स इन अ होम जो कि हमारा इससे जो फॉरेस्ट से मटेरियल मिले उससे बना हो। ठीक है, तो आप लोग ये कीजिएगा तो आप लोगों के दिमाग में क्या क्या आएगा, वुडन आइटम्स मेनली, है ना, जो आपके फर्नीचर्स हैं, ये है मैच स्टिक है, पेपर है, बॉक्सेस हैं, ये सब। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इससे भी कहीं ज़्यादा है, जैसे कि गम्स हैं, ऑयल्स हैं, स्पाइसेस, मसाले बच्चों। ठीक है, जो फॉडर है एनिमल्स के लिए, जो मेडिसिन है, ये सब में भी हमारा फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट, ट्राई टू फिल 17.1 का टेबल कि कौन से प्लांट से आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है ना, तो शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज। ठीक है, तो शीला को लगा ठीक है भाई बहुत सारे ट्रीज़ हैं, किसने प्लांट किया। तो प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई किया कि नेचर में ट्रीज़ इतने ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस करते हैं कि जो फॉरेस्ट फ्लोर है उनको फेवरेबल कंडीशन देता है और फिर वो जर्मिनेट होके सीडलिंग्स से सैपलिंग्स बन जाते हैं और फिर वो ट्रीज़ बन जाते हैं। ठीक है, ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज़ नोन एज क्राउन। ठीक है, तो क्राउन क्या होता है, ये जो ऊपर का पार्ट है ना बच्चे, ये होता है क्राउन। ठीक है ना, क्राउन जो है अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेस में होता है। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि आप लोग ऊपर देखो और देखो कि जो ब्रांचेस हैं ट्रीज़ की, टॉल ट्रीज़ की, दे लुक लाइक रूफ ओवर अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, है ना। तो जो बड़े ट्रीज़ हैं वो इस तरह से काफ़ी, जैसे इसके नीचे छोटा ट्री है, इसके नीचे छोटा ट्री है, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा ट्री है ना। तो इस तरह से ये ऐसे रूफ की तरह नहीं लग रहा आपको। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैनोपी। क्या बोलते बेटा, कैनोपी। ही टोल्ड देम दैट दिस इज़ कॉल्ड कैनोपी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी है 17.2, इसमें आपको क्या करना है, फॉरेस्ट या पार्क में जाइए और फिर अलग अलग ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करके उनकी जो क्राउन है उसका किस तरह का शेप है वो आपको देखना है। ठीक है ना, प्रोफेसर अहमद ने पॉइंट किया बहुत सारे ट्रीज़ पे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस हैं क्राउन के। दे हैड created different horizontal layers in the forest. These are known as understories। ठीक है, तो अंडर स्टोरीज क्या होती हैं, कैनोपी क्या होती है, क्राउन क्या होती है, ये मैं अभी आपको एक इसमें दिया हुआ है वो बताती हूँ। तो जो जायंट एंड टॉल ट्रीज़ हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टॉप लेयर, फॉलोड बाय शर्ब्स एंड टॉल ग्रासेस एंड देन हर्ब्स फॉर्म द लोवेस्ट लेयर। ठीक है, तो जो हर्ब्स वगैरह हैं ये जो है, ये देखिए यहाँ देखिए, तो ये टॉल ट्रीज़ जो है वो कैनोपी बना रही है। ठीक है, ये अंडर स्टोरी जो ये टॉल ट्रीज़ से छोटी ट्रीज़ हैं अंदर में, ठीक है, उसके नीचे वो अंडर स्टोरी है। और यहाँ देखिए ये शर्ब्स वगैरह, ग्रासेस वगैरह इधर ग्रो हो रही हैं। ठीक है
नाउ वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट, ये पूछा बूझो ने प्रोफेसर अहमद से। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिसकी वजह से ट्रीज़, प्लांट्स और एनिमल्स सब वेरी करते हैं फ्रॉम डिफरेंट फॉरेस्ट। ठीक है, द टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट एज वेल एज प्लांट्स। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है बिजी थे देखने में बटरफ्लाइज को, तो उन्होंने देखा कि दे आर फ्लावर्स ऑन द शर्ब्स एंड हर्ब्स, एंड उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया दैट दे हैड अ क्लोज लुक एट द बुशेस। ठीक है, ये सब करते हुए उन्होंने देखा कि उनके हेयर और क्लोथ्स में बेटा सीड्स और थॉर्न्स क्लिंग हो गए हैं, चिपक गए हैं। मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर में भी बताया था, जब भी आप किसी फॉरेस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपके जो प्लांट्स के सीड्स वगैरह होते हैं वो हमारे कपड़ों में, हेयर्स में चिपक जाते हैं। ये एक मीडियम था किसका, डिस्पर्सल का, है ना, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का मीडियम था ये, है कि नहीं, याद होगा आपको। तो अच्छा है, नहीं तो आप वीडियो देखिए फिर से, ठीक है, पढ़ लीजिए। अब देखिए, they came across numerous insects, spiders, squirrels, ants, various other small animals on the bark of trees, plant leaves and decaying leaves on the forest floor। तो उन्होंने ये इसका स्केच बनाया कि बहुत अच्छा लग रहा था उन लोगों को, तो उन लोग बच्चों ने इन सब का स्केच बनाया। ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर जो था बेटा वो कैसा था, वो डार्क कलर्ड था एंड वॉज कवर्ड विद लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स। ठीक है, ये जो डिकेइंग मैटर था वॉज मॉइस्ट एंड वार्म। तो बच्चों ने क्या किया, थोड़े सीड्स वगैरह, थोड़े लीव्स अपने कलेक्शन के लिए उठाए, देन दे स्टार्टेड वॉकिंग ऑन डेड लीव्स लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर एंड उनको ऐसा लग रहा था दे आर वॉकिंग ओवर ए स्पॉन्जी कारपेट। ठीक है ना, अब बच्चे पूछते हैं कि क्या ये जो डिकेइंग मैटर है वो हमेशा गर्म ही रहता है। तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि तुम लोग खुद ही जान जाओगे, एक एक्टिविटी करो। तो उन्होंने क्या एक्टिविटी बताई, वो है एक्टिविटी 17.3। उसमें आपको क्या करना है, एक पिट डिग करना है। ठीक है, उसमें कुछ वेजिटेबल वेस्ट और लीव्स को डालना है, सॉइल से उसको कवर करना है, थोड़ा सा वाटर डाल देना है, और आफ्टर 3 डेज़ आपको अपर लेयर ऑफ सॉइल निकालना है और पिट को छू कर देखना है, इट विल बी वार्म इनसाइड। ठीक है, समझ गए। ये हमने क्या किया था बेटा, ये होता है मेन्योर बनाने का एक तरीका। ठीक है, तो पहेली ने पूछा दे आर सो मेनी ट्रीज हियर, ऑल्सो दे आर मेनी फॉरेस्ट लाइक दिस, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो बात हुई कि ठीक है भाई, हमने फैक्ट्री बनाने के लिए फॉरेस्ट को थोड़ा सा क्लियर करने का बोला, तो अगर इतना सारे ट्रीज़ है, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि तुमने ये तो पढ़ा होगा ना कि दे आर ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स एंड सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। ठीक है, कैसे ग्रीन प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस से। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर और कार्निवोर डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, ये भी हमें पता है। ऑर्गेनिजम्स जो फीड करते हैं प्लांट्स पे आर ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स आर ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रास है इज ईटन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट इन टर्न इज ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक्स एंड स्नेक्स आर ईटन बाय ईगल्स। तो वी कैन से दिस इज द फूड चेन, ग्रास, इंसेक्ट, इंसेक्ट, फ्रॉग, फ्रॉग, स्नेक, स्नेक, ईगल। तो बहुत सारे फूड चेन्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर एक भी फूड चेन डिस्टर्ब हुआ तो इट विल अफेक्ट अदर फूड चेन्स एज वेल। Every part of forest is dependent on other parts. If we remove one component, say trees, all other components would get affected. इसीलिए थोड़ा सा भी पार्ट अगर हम जो है क्लियर करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा उस फॉरेस्ट में। अब देखिए, इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डीकम्पोजर्स इन फॉरेस्ट। ठीक है, ये अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। आप ये पिक्चर देखिए,
ठीक है। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डीकम्पोज करके जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में पहुंचा देते हैं। फोटोसिंथेसिस से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड देन ऑक्सीजन भेज देते हैं। ये ऑक्सीजन ये पंछी, ये इंसान, मंकी, इन सब ने लिया, ठीक है। फिर ये जो ट्रीज़ हैं इन्होंने वाटर को सॉइल को बांध के रखा है, पकड़ के रखा है, और वाटर को सीप करवाता है सॉइल, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बोला कि पिक करो लीव्स को फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर और ऑब्जर्व करो अपने हैंड लेंस से। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा देयर वर टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स, और बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे, मिलीपीड्स, एंड्स, बीटल्स ऑन देम। दे वर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिज्म लिव देयर। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि देखो ये लोग तो आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको कहते हैं दे कैन नॉट बी इजली सीन, ठीक है। उनको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स इस सॉइल्स में रहते हैं। पहेली को लगा कि अच्छा ये मशरूम और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इसको खा रहे हैं। प्रोफेसर अहमद ने बोला येस, दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। हमने पढ़ा था ह्यूमस के बारे में सॉइल चैप्टर में, राइट, वही बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं टू डार्क कलर्ड सब्सटेंस, उसको बोलते हैं ह्यूमस। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, डीकम्पोजर्स। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं वो होते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है। ये देखिए डीकम्पोजर्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट में। तो फिर सून पहेली रिमूव्ड सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। तो उसको समझ में आया कि हाँ ये डेड लीव्स से ह्यूमस बन रहा है। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंश्योर्स दैट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स का जितना भी न्यूट्रिएंट था वापस से सॉइल में पहुंच गया। फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट, ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट, किसी ने पूछा। तो टीबू ने बोला कि जो डेड एनिमल्स होते हैं वो खाना बन जाते हैं किसके, वल्चर्स के, क्रोज के, जिकाल्स के, इंसेक्ट्स के, ठीक है। तो इसी तरह से जो न्यूट्रिएंट है वो साइकिल होता रहता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। नथिंग गोज़ वेस्ट इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अब पहेली को याद आया कि प्रोफेसर अहमद ने तो कहा था ठीक है फॉरेस्ट जो है ग्रीन कवर होते हैं, लेकिन ग्रीन लंग्स भी होते हैं, ये कैसे। तो प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया जो प्लांट्स होते हैं दे रिलीज़, व्हाट डू दे रिलीज़, दे रिलीज़ ऑक्सीजन थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्लांट्स होते हैं दे हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एनिमल फॉर रेस्पिरेशन। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये देख रहे हैं, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन रिलीज़ किया, एनिमल्स ने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया, तो इस तरह से बैलेंस मेंटेन है। इसीलिए फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, लंग्स, ठीक है। तो बच्चों को लगा यस, बच्चों ने देखा कि क्लाउड्स आर फॉर्मिंग इन द स्काई, तो बोझों को याद आया कि वी हैव लर्नड इन वाटर साइकिल इन क्लास 6 दैट ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। कि जो प्लांट्स ट्रीज़ वाटर लेते हैं रूट से और फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। Now, if there were fewer trees, how will water cycle be affected? टीबू ने बताया कि फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। बहुत सारे लोग भी रहते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब। टीबू ने एक्सप्लेन किया कि लोग जो है डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेस्ट में ऑन ट्रीज़, ठीक है। फॉरेस्ट उनको क्या क्या प्रोवाइड करता है, फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन, सब कुछ। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो बोझो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रीम एंड ही सॉ सम डियर्स क्रॉसिंग द स्ट्रीम, ठीक है। ये देखिए बोझो यहाँ पे पानी पी रहा है, उसने देखा अरे वाह डियर भी है,
ठीक है। तो दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस, द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रासेस प्रोवाइड एनिमल्स विद फूड एंड शेल्टर। ठीक है, तो ये बच्चों ने देखा, ठीक है, कि इस तरह से डियर्स जो है लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस में छुप जाते हैं और वो उनको शेल्टर भी दे रहा है और खाना भी दे रहा है। डियर क्या खाते हैं? ग्रासेस खाते हैं, है ना। तो दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोर्स दैट लिव इन दी फॉरेस्ट, शेर वगैरह से बचाता है। टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट दी फॉरेस्ट फ्लोर, तो टीबू ने ध्यान से देखा फॉरेस्ट फ्लोर पे, तो उसने उसको जो है याद आया कि शोड चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स, ठीक है, ड्रॉपिंग्स ऑफ सम एनिमल्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग्स। ठीक है, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स होते हैं वो लोग भी एनिमल्स को पहचान जाते हैं बाय लुकिंग एट देयर ड्रॉपिंग्स एंड फुटप्रिंट्स। ठीक है, तो ड्रॉपिंग्स क्या होता है? उनका पॉटी, ठीक है, जो वो एक्सक्रीट करते हैं। बूझो कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग, तो उसमें से बहुत सारे बीटल्स, ग्रब्स जो है वर फीडिंग ऑन द हीप एंड बंच ऑफ सीडलिंग्स वर स्प्राउटिंग। दी सीडलिंग्स आर ऑफ हर्ब्स एंड शर्ब्स। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर में दिखा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। मैंने आपको बताया था डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में कि एनिमल्स भी हेल्प करते हैं। तो जो डिकेइंग एनिमल डंग होता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग्स टू ग्रो। ठीक है, हम बोलते ना कि गाय का गोबर लो या भैंस का गोबर, उससे जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं प्लांट्स को, है कि नहीं। तो इस वही कहा जा रहा है, ठीक है, कि ड्रॉपिंग्स से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है। ठीक है, आफ्टर लिसनिंग ऑल टू दिस, बूझो को याद आया कि उसने सब कुछ लिख लिया है अपनी नोटबुक में। एंड बाय हार्बरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर हर्बीवोर। तो जितने अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी रहेगी उतना अलग अलग तरह का फूड रहेगा और उतने ज़्यादा एनिमल्स के लिए अलग हैबिटेट भी प्रेजेंट रहेगा फॉरेस्ट में। तो लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर मीन्स इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर वेराइटी of carnivore, तो wide variety of animals help the forest to regenerate and grow. तो decomposers, they help in maintaining supply of nutrient to the growing plant in the forest. ठीक है, तो decomposers क्या करते हैं? nutrients को साइकिल करवाते रहते हैं, है ना। therefore forest is dynamic living entity full of life and vitality. ठीक है, डायनेमिक लिविंग एंटिटी है, समझ रहे हैं आप। देखिए क्या हो रहा है, अलग अलग ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो अलग अलग ट्रीज़ पे क्या होगा? अलग अलग तरह के फ्रूट्स होंगे, प्लस अलग अलग एनिमल्स पाए जाएंगे उन ट्रीज़ पे। ठीक है, ये एनिमल्स अगर दे आर फीडिंग ऑन दीज ट्रीज़, ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये होंगे हर्बीवोर्स। ठीक है, अगर ये हर्बीवोर्स हैं तो इनको खाने के लिए भी और एनिमल्स होंगे जो कार्निवोर्स होंगे। ठीक है, तो ये भी वैरी करेंगे। तो और उसके बाद ये जब कार्निवोर ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इन कार्निवोर या हर्बीवोर या ट्रीज़, ठीक है, तो उसको डिकम्पोजर्स उनको डिके करके उनका जो न्यूट्रिएंट है वो वापस से सॉइल में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल आप देख रहे हैं, ये इस तरह का जो रहता है, वापस से सॉइल में न्यूट्रिएंट चला गया और सॉइल में फिर क्या बने? ट्रीज़ बने। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ये फॉरेस्ट में पाई जाती है, इसीलिए कहते हैं सॉइल जो है, फॉरेस्ट जो है डायनेमिक लिविंग एंटिटी है। ठीक है, ओके, तो हमने ये देख लिया कि फॉरेस्ट इज़ अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी, ठीक है, फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी। ठीक है, अब देखो बच्चों को देखा कि बच्चों ने देखा कि आफ्टरनून हो गया है, दोपहर हो गई है, तो वो घर वापस जाना चाह रहे थे। तो टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। वाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, जब वो वापस जा रहे थे तो बारिश होने लग गई। However, surprisingly, they saw that raindrops were not hitting the forest floor directly. Raindrops जो थे वो forest floor को directly hit नहीं कर रहे थे. The uppermost layer of forest canopy intercepted the flow of raindrops and most of the water was coming down through the branches and the stems of the trees. ठीक है, अब देखिए कैसे हो रहा था
यहाँ देखो, ये रेन आ रही है, ठीक है। ये देख रहे हैं जो कैनोपी है एकदम से पूरा कवर करके रखा है, ठीक है। तो जब रेन ड्रॉप गिरेगा तो सबसे पहले किस पे गिरेगा? ट्री पे गिरेगा। तो डायरेक्टली वो सॉइल पे नहीं गिर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? ट्री पे गिर रहा है और उसके बाद उसके लीव्स और ब्रांचेस और स्टेम के थ्रू नीचे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए जो लिखा हुआ है, द क्लोज्ड कैनोपी एंड मैनी लेयर ऑफ वेजिटेशन स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स। द रूट सिस्टम हेल्प वाटर टू सीप डाउन इन द ग्राउंड, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, जब इस तरह से आ रहा है पानी आराम धीरे 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 धीरे, तो फिर ये जो है सीप इन हो रहा है और जो वाटर टेबल है उसको रिचार्ज कर रहा है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है, ठीक है। ये रूट सिस्टम देख रहे हैं। ये जो है हमारा जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, इट इज़ कवर्ड विद डिकेइंग मटेरियल विच एक्ट्स लाइक अ स्पॉन्ज, ठीक है। इसीलिए बच्चों को ऐसे लग रहा था स्पॉन्जी कारपेट पे वो लोग चल रहे हैं। अब देखिए, फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर द ब्रांचेस ऑफ द shrubs एंड herbs. They found that ground was still dry. After about half an hour, the rain stopped. They noticed that the layer of dead leaves over the forest floor appeared wet now. But water did not stagnate in the forest. ठीक है, स्टैगनेट मतलब कि एक ही जगह इकट्ठा नहीं हुआ, ठीक है। वाटर लॉगिंग नहीं हुई। सिर्फ जो फॉरेस्ट फ्लोर था वो सिर्फ हल्का गीला लग रहा था, वहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं हो रही थी, खूब सारा पानी इकट्ठा नहीं हुआ। तभी बूझो जो था उसको याद आया कि जब इतना ही तेज़ बारिश उसकी सिटी में, उसके टाउन में होता है तो क्या होता है, जो ड्रेन्स और रोड होते हैं दे गेट फ्लडेड, ठीक है, वाटर गेट स्टैगनेटेड ओवर देयर। अब what would happen if it rains heavily in your town, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि आपके घर के आसपास जब बारिश बहुत तेज़ से होती है तो फिर कैसा होता है, फ्लडिंग हो जाती है कि नहीं, है ना। तो प्रोफेसर अहमद जो हैं उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट जो है इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप इनटू द ग्राउंड, ठीक है। ये नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, वाटर को स्टैगनेट नहीं होने देता है, वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेंटेन वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। Forests not only help in controlling floods but also help maintaining the flow of water in the streams so that we get a steady supply of water, ठीक है। सिर्फ वो फ्लडिंग को ही नहीं रोकते हैं बल्कि जो हमारे स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, ये ड्राई अप ना हो इसमें भी फॉरेस्ट हेल्प करते हैं, ठीक है। कैसे हेल्प करेंगे? जब वो ग्राउंड में वाटर सीप हो रहा है ग्राउंड वाटर में, ठीक है, और पास में अगर कोई रिवर है वो ड्राइड है तो वो ग्राउंड वाटर जो है उस रिवर में भी तो जाएगा कि नहीं जाएगा, आप बताइए, जाएगा ना। तो वही कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट, ठीक है। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो रेन जो है डायरेक्टली हिट करेगा ग्राउंड को और फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लडिंग हो जाएगी, ठीक है, सॉइल भी इरोडेड होगा। हैवी रेन्स में ऑल्सो डैमेज द सॉइल। रूट्स ऑफ ट्रीज़ नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर। जो ट्रीज़ के रूट्स होते हैं वो जो सॉइल होता है उसको बांध के रखते हैं, ठीक है। बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल इज़ वॉश्ड अवे और गेट्स इरोडेड, ठीक है। सॉइल इरोजन के बारे में आपने सुना होगा। तो सॉइल इरोजन तभी सबसे ज़्यादा होता है जब ट्रीज़ जहाँ पर नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि सॉइल को बांध के नहीं रखा है ट्री के रूट ने। तो ट्री जब है ही नहीं तो सॉइल एकदम फ्री है, पानी आया एकदम तेज़ी से पानी ज़मीन पे गिर रहा है और सॉइल उसके साथ बह जाता है, पानी के साथ ही सॉइल भी बह जाता है। ऊपर की जो अपर मोस्ट लेयर है, ह्यूमस है, वो ही जब बह जाएगा तो फिर कैसे हमारा सॉइल फर्टाइल रहेगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच जो अपर मोस्ट लेयर होती है वही बह जाती है, तो उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है।
चिल्ड्रन स्पेंट अबाउट एन आवर एट टीबूज विलेज ऑन देयर वे बैक। तो टीबू के विलेज में भी रुके, वहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा था। विलेजर्स ने बताया क्योंकि हमारे आसपास चारों तरफ फॉरेस्ट है, इसलिए हमें अच्छी खासी रेनफॉल मिलती है, यहाँ की एयर भी ठंडी है, नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत कम है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब नॉइज़ ऑफ द नियर बाय हाईवे। ठीक है, तो बच्चों को इसकी हिस्ट्री, जो उनका विलेज था उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता चला, और उन्हें ये जान के बहुत सरप्राइज्ड लगा कि विलेज एंड द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ दैट एरिया वर क्रिएटेड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट अबाउट 60 ईयर्स एगो। ठीक है, 60 साल पहले फॉरेस्ट को थोड़ा सा क्लियर करके वो विलेज और उनका जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको बनाया गया। Tibu's grandfather told that when he was young, the village was not as large as it was now. तो जब उसके टीबू के जो दादाजी हैं उन्होंने बताया जब वो छोटे थे तो ये विलेज इतना बड़ा नहीं था जितना अभी है। ठीक है, इट वॉज ऑल सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। ठीक है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वैनिशिंग। ठीक है, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं कि रोड का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वुड की इंक्रीजिंग डिमांड है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब जो है प्रेशर डाल रहे हैं किस पे, फॉरेस्ट, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो सारा का सारा प्रेशर किस पे आ रहा है, फॉरेस्ट पे आ रहा है, और इसीलिए वो इट स्टार्टेड वैनिशिंग, इसीलिए वो गायब होने लग गए हैं, फॉरेस्ट गायब हो रहे हैं। ठीक है, उनको क्लियर कर दिया जा रहा है, ट्रीज़ को कट कर दिया जा रहा है, तो फॉरेस्ट गायब हो रहे हैं। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट फॉरेस्ट एट जॉइनिंग देयर विलेज इज़ नॉट रीजनरेटिंग एंड इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग ड्यू टू ओवरग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज़। ठीक है, तो उनको जो टीबू के दादाजी हैं उनको इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी कि जो है ओवर ग्रेजिंग, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स आ रहे हैं, और जैसे मतलब ये गाय है, बकरी है, इन लोगों को लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा घास खिला रहे हैं, क्योंकि जगह पे बहुत ज़्यादा घास खिलाते रहते हैं तो वहाँ का पूरा एरिया घास से ख़त्म हो जाता है, तो वो ओवर ग्रेजिंग होती है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रीज़ को कट कर रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो भी उनको नहीं अच्छा लग रहा है। प्रोफेसर अहमद ने कहा, इफ़ वी डिड थिंग्स वाइजली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज हैव डेवलपमेंट। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या कहा बच्चे, कि अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, बुद्धिमानी से काम करें, ठीक है, तो हम फॉरेस्ट को भी कंजर्व कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड अ फ्यू पिक्चर्स टू शो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एन इवेंट। ठीक है, तो बच्चों ने थोड़ा बहुत पिक्चर्स वगैरह अरेंज किया कि दिखा सके कि अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है पिक्चर, ये देखिए फर्स्ट पिक्चर है कि ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये ऑटोमोबाइल्स हैं, इनसे क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है। ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ क्या कर रही हैं, वो जो है ऑक्सीजन दे रही हैं। ठीक है, तो CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है एनवायरनमेंट में, एयर में, वो बैलेंस्ड है। बट जब ट्रीज़ कम हो गई, यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, यहाँ देखिए ऑटोमोबाइल से भी स्मोक निकल रहा है और इंडस्ट्री से भी स्मोक निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ठीक है, और ट्री कम है तो ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट में देखिए, इफ़ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ अर्थ्स टेम्परेचर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड पिक्चर में क्या है कि ट्रीज़ आर एब्सेंट। ठीक है, ट्रीज़ एब्सेंट हैं तो एनिमल्स को भी क्या खाना और शेल्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए कितना सारे, यहाँ देखिए एनिमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, मंकी है, डियर है, स्नेक है, ये सब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, यहाँ पे ट्रीज़ नहीं है तो एनिमल्स को भी खाना और शेल्टर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था जैसा कि अगर एक भी कंपोनेंट
का बैलेंस हिला फॉरेस्ट में, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स में से कोई भी एक कंपोनेंट ख़त्म होगा तो फिर दूसरा अपने आप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ थर्ड क्या है कि जब ट्रीज़ नहीं हैं, ठीक है, तो देख रहे हैं अभी हमने पढ़ा था कि फ्लडिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, रूट्स उसको बाइंड करके नहीं रख रहे हैं सॉइल को, तो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होगी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड्स, ठीक है, एंड देन डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेडी जो है वो सोच रही है कि जो हमने ये ट्रीज़ को फालतू में काट डाले, ठीक है, वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइफ और एनवायरनमेंट के लिए डेंजर हो रहा है, ठीक है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो बच्चों को उन्होंने कहा कि आप तुम लोग बताओ कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की। तो आप लोग भी पॉइंट्स में कमेंट में लिखिए कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंस इन्होंने दिया हुआ है। द चिल्ड्रन रोट, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू large number of animals. Forests help in bringing good rainfall in the neighboring areas. They are a source of medicinal plants, timber and many other useful products. We must preserve our forest. ठीक है। तो फॉरेस्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों ने सम अप किया कि ऑक्सीजन देते हैं, देन सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोवाइड हैबिटेट टू लार्ज नंबर ऑफ़ एनिमल्स, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर है, फॉरेस्ट जो है अच्छी रेनफॉल लाते हैं, फिर दे आर सोर्स ऑफ बहुत सारे जो दवाओं वाले प्लांट्स हैं उनके लिए, टिम्बर के लिए, ठीक है, और बहुत सारे जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं उनका वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलता है। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया हमारे ये चैप्टर फिनिश, और हमने ये सब कीवर्ड्स पढ़े हुए हैं। कैनोपी क्या होती है, क्राउन, डीकम्पोजर्स, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमस, रीजनरेशन, सीड डिस्पर्सल, सॉइल इरोजन, अंडर स्टोरी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया चैप्टर फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। थैंक यू।